अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज कौमी राबता कमेटी का बड़ा ही अहम इजलास था जो गुज़श्ता रोज़ होना था और आज वो पेंडिंग हुआ और आज इजलास ख़त्म हुआ। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने वज़रा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग दी और हमें सारी सूरत हाल के बारे में बताया। जो अहम इजलास हुआ है उसमें 2 हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है। जो पहले जैसी सूरत हाल थी तकरीबन वही फ़िलहाल नज़र आ रही है। पहले 9 से लेकर 5 बजे तक मार्केट्स खुलती थी, अब 9 से लेकर 7 बजे तक मार्केट्स खुलेंगी और साथ ही साथ जो यानी कारोबार है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होता रहेगा। लेकिन कारोबार जो करने की इजाज़त है वो सिर्फ 5 दिन की है और सैटरडे संडे को ऑफ हुआ करेगा। और ये बताया गया है कि सैटरडे और संडे को सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। हमें ये नहीं समझाया कि सख्त लॉकडाउन की डेफिनेशन क्या है। वो सख्त लॉकडाउन की जब बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। 2 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आई है वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट है, वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि लाहौर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज़ सामने आ रहे हैं, कोरोना से मुतासरीन सामने आ रहे हैं। सूरत हाल ये बन रही है। ये भी साथ में बताया गया है कि जो वजारत रेलवे है वो 40 ट्रेनें चला सकेगी और इन अहम फैसलों में यह भी बताया गया कि बैरून मुल्क फंसे जो पाकिस्तानी उनकी वापसी का अमल भी तेज़ कर दिया जाएगा और बिला ताख़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वापसी यकीनी बनाई जाएगी। अब मैं आपको ना एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर ज़रा टेलीविजन स्क्रीन पर स्टैट्स भी दिखाएं और रिपोर्ट दिखाएं। महकमा सेहत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एक समरी भेजी गई है। वो समरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये समरी भेजी गई है और ये वजारत सेहत की महकमा सेहत की तरफ से महकमा सेहत की तरफ से भेजी गई है। और इस समरी में ये इंकशाफ किया गया है कि स्मार्ट सैम्पलिंग में मस्बत टेस्टों की शरह, गौर से सुनिएगा, 14% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में स्मार्ट सैम्पलिंग महकमा सेहत की समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है, जिसमें लाहौर में स्मार्ट सैम्पलिंग के नताइज और सिफारिशात पेश की गई हैं और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ये समरी और सिफारिशात भेजी गई हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब की तरफ से। और लाहौर में स्मार्ट सैम्पलिंग जो की गई है उसके दौरान किए जाने वाला जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि जो टेस्टों में 6% का रिजल्ट पॉजिटिव आया है और ये तादाद पता कितनी बनती है, ये तकरीबन 7 लाख के करीब लाहौर में सिर्फ लाहौर के अंदर 7 लाख अफराद मस्बत हैं, पॉजिटिव है, यानी कोरोना के मुतासरीन हैं। लाहौर के 6 टाउन्स में पॉजिटिव शरह की जो टेस्ट है उसकी शरह जो है वो 14.7% रिकॉर्ड की गई है। ये चंद जो टाउन है उसमें ये तादाद 14% है। ये हॉरिबल तादाद है। और स्मार्ट सैम्पलिंग मुख्तलिफ जो हॉटस्पॉट्स हैं, वर्किंग स्टेशंस हैं और रिहायशी इलाकों से की गई है। ये सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। 2 चीज़ें हैं, एक जो सैम्पलिंग हुई है, जो समरी भेजी गई है और उसमें जो इंकशाफात हुए हैं, एक दूसरा जो मेथड यूज़ किया गया है इसको कंट्रोल करने का, वो तीसरी जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है वो अस्पतालों की है। जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। अस्पतालों में जगह नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि अस्पतालों की सूरत हाल बहुत वल्नरेबल हुई है। डॉक्टर्स परेशान हो गए हैं। जो डॉक्टर साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि हम जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर लोड ना बढ़ जाए। जनाब, लोड बढ़ चुका है, लोड पड़ चुका है। उनकी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई है। तो डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है। इनका भी पॉजिटिव आया है कोरोना के मरीजों को चेक करते करते। ज़रा मैं उनसे जानूंगा कि सूरत हाल क्या बनेगी। साथ में मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अली रज़ा अलवी साहब, इस्लामाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ईसीसी इजलास में जो फैसले हुए हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और ये किया क्या है इस कमेटी में जो फैसले किए गए हैं, इसका रिजल्ट क्या निकला। दूसरे सूबे जो है, ख़ास तौर पर सिंध जो है, वो तो बहुत रिलक्टेंट था, सख्त लॉकडाउन की तरफ उनका इंडल्ज था। तो फिर ये स्मार्ट लॉकडाउन या कम लॉकडाउन, ये किस शाखसा ने, क्योंकि मेरा जो ज़ाती तौर पर ओपिनियन है या मेरा तज्जिया है वो ये है कि ये जो लॉकडाउन की मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई है ये किसी सूरत भी कारामद
नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसी की वजह से, इसी मार्केट्स की खुलने की वजह से, इन्हीं दुकानों की खुलने की वजह से ही ये कोरोना फैला, क्योंकि एसओपीज पर तो दुनिया ध्यान नहीं दे रही है। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं। डॉक्टर आतिफ मजीद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। आप तो क्वारंटाइन है, आपको कोरोना पॉजिटिव भी है, आपकी मेहरबानी है कि आप स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे जरा अस्पतालों की सूरत हाल तो बताइएगा, क्या इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मौसूल हो रही है? जाहिर है कोई डॉक्टर आपको, खुद भी आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, डॉक्टर्स भी आपको चेक करने के लिए आते होंगे, क्या बताते हैं आपके साथी, क्या सूरत हाल है लाहौर भर में, पंजाब भर में? मुर्जा भाई, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मौका दिया सर। मैं सिर्फ आपके साथ इस चैनल के ऊपर कोई मैं 7वां या 8वां प्रोग्राम है जब से कोरोना वो आया है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया था कि कोरोना, हम उन मुल्कों में शामिल थे जहां कोरोना बहुत लेट आया था। हमारे पास एग्जाम्पल्स थी यूरोप की, इटली की, चाइना की, अमेरिका की, कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या एसओपीज बन रहे हैं और किस एसओपीज के तहत वो अपने मरीजों को इलाज कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस कोरोना के मौके के ऊपर हमें एज अ यूनिवर्सल कौम एक्सपोज किया है कि हमारी कलेक्टिव विजडम क्या है। एज अ गवर्नमेंट हम बिल्कुल नाकाम हुए हैं। अदारे, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो किसी भी तरह का अदारा है, चाहे वो कोई भी सिविलियन अदारा है, वो टोटल नाकाम हुआ है। और एज अ यूनिवर्सल कौम जो हमारी कलेक्टिव विजडम है वो एक्सपोज हो गई है कि हम इस तरह के इंसिडेंट को, इसके बावजूद कि दुनिया उसको डील कर रही थी, हम उसको फिर भी डील नहीं कर सके। यकीन माने, दुनिया, नेचर, कुदरत हमें इस कोरोना से बचाना चाहती थी। जब कोरोना के केसेस हमारे इस मुल्क में कम थे तो हम कोरोना का मजाक उड़ा रहे थे। कभी हम कह रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, कभी हम कह रहे थे कि ये किसी की साजिश है, कभी हम कह रहे थे कि देखें जी कोरोना तो हमारे पाकिस्तान में आना ही नहीं है। और हम लोगों ने जबरदस्ती कोरोना को, इस गवर्नमेंट ने, यहाँ के अदारों ने, यहाँ की सोसाइटी ने मिलकर जबरदस्ती कोरोना को उस लेवल पे लेके गए हैं कि अब हम कोरोना केसेस के अंदर पूरी दुनिया में टॉप पर हैं। बिल्कुल। जो रिपोर्ट अभी आपने पढ़ के सुनाई है अवाम को, आप इससे अंदाजा लगाएंगे कितनी बुरी हालत है इस वक्त कोरोना की हमारे मुआशरे के अंदर। हर घर के अंदर एक आधा मरीज कोरोना का मौजूद है, फिर भी हम नेशनल कौम इसे कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। हम इसे कभी साजिश कह रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं डॉक्टर्स ये पैसे लेके कर रहे हैं, कभी हम कुछ तरह की साजिशी थ्योरीज मार्केट में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो तकलीफ ये नहीं है। अब जरा डॉक्टर साहब, आप जरा मुझे अस्पतालों की सूरत हाल बताएं। डॉक्टर साहब, आप मुझे जरा अस्पतालों की सूरत हाल बताएं कि वहां क्या है। इस चीज की है कि हम इलाज करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, फिर भी इस अवाम को, इन डॉक्टर्स के ऊपर इत्मीनाद नहीं है कि कोरोना ठीक है या नहीं है। हमें तकलीफ इस चीज की हो रही है कि हमें डर है कि कहीं अवाम बगैर इलाज के हॉस्पिटल्स की बजाय सड़कों पर ना मिले। तमाम हेल्थ फैसिलिटीज बुक हो चुकी हैं। आप देखें, आप फेसबुक देख लें, सोशल मीडिया देख लें, मैं रोजाना 20 कॉल्स अपने जानने वालों की सुनता हूं कि हमें खुदा के लिए हमें वेंटिलेटर दे दें। गवर्नमेंट सेटअप दूर की बात, प्राइवेट सेटअप्स के अंदर वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है। लोग अपने प्यारों को, अपने जो डॉक्टर साहब मुशीरे से तो कह रहे हैं कि अभी जितनी हमारे पास कैपेसिटी है वेंटिलेटर्स की, उसका तो सिर्फ 20% इस्तेमाल हुआ है। अभी तो बहुत वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं सर। कागजात के ऊपर तो ये मुल्क अमेरिका से भी आगे है। इनकी पॉलिसीज तो, जिस तरह की ये पॉलिसीज बनाते हैं, जिस तरह ये मीडिया पे शो करते हैं, उसके मुताबिक तो हम अमेरिका से भी आगे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड हम एशिया के अंदर अगर इंडिया और बांग्लादेश लिया जाए, उससे भी हमारी बदतरीन हालत है। अगर ये वेंटिलेटर्स पूरे थे, कैसे वेंटिलेटर्स पूरे हो सकते हैं? मैं कॉमन सेंस की बात कह रहा हूं कि वेंटिलेटर्स तो इस वबा के आने से नहीं थे। तो अगर वो मरीज भी मौजूद है, कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं, तो वेंटिलेटर्स कहां से भी पूरे हो गए? कौन से नए वेंटिलेटर्स इन्होंने लाखों की तादाद में लेके आए हैं कि वेंटिलेटर्स पूरे हो गए हैं? ये इनकी कागजी कार्रवाइयों पे ना जाए। मुझे डर खौफ है कि वो जो घर गिराना, जो आवाम का बंदा सफर करेगा और जो हॉस्पिटल्स के अंदर जाएगा, जब वहां के हालात देखेगा तो वो मायूसी के हालत में फिर डॉक्टर्स को मारता पीटता है। वो कर्ज करता है डॉक्टर्स को। वो समझता है कि भाई मेरी गवर्नमेंट तो कह रही थी वेंटिलेटर मौजूद है। डॉक्टर साहब एक और सवाल का मुझे जवाब दें। अगर ये जो महकमा सेहत ने, डॉक्टर उस्मान साहब ने जो
अपना कैप्टन उस्मान साहब ने जो रिपोर्ट भेजी है, अगर ये इसके स्टैट्स को हम 50% भी कर लें, 50% भी कर लें कि ठीक है कुछ एरर हो सकते हैं, तो फिर भी ये तकरीबन 3-3.5 लाख तादाद बनती है। अगर सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में 3 लाख मरीज आ जाएंगे तो आप ये बताएं, क्योंकि आप तो जानते हैं कैपेसिटीज को, बनेगी क्या सूरत हाल? सर ये वही सूरत हाल है जो कि हम 3 माह पहले भी लोगों को बता रहे थे, लेकिन जो अभी भी हम बता रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पॉइंट ये है कि हमारी अवाम, सियासतदान जो कि ड्रामेबाज फनकार हैं, उनकी बात पे यकीन करना ज्यादा मुनासिब समझती है बजाय इसके कि वो प्रोफेसर्स की बात सुने। हम आपको बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट के ऊपर सिचुएशन बताई गई है, चीजें इससे ज्यादा वर्ष होंगी, लोग सफर करेंगे, हमारी इकोनॉमी चोक करने वाली है, हमारा हेल्थ सिस्टम चोक कर चुका है। तो ये सिंपल से वर्ड्स हैं। अगर हमने अभी भी इसे सीरियस ना लिया, अगर हम इसकी इमरजेंसी मेजर्स की तरफ ना गए, तो देखिए मैं तो चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो वर्ड्स मुंह से निकाल रहा हूं वो गलत साबित हो। मेरी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट ठीक साबित हो कि हर चीज ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे वेंटिलेटर्स हैं, हमारे पास सब कुछ प्रॉपर मकदार में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। और मैं आम आवाम की खातिर बता रहा हूं कि अपना ख्याल रखें, इस कोरोना को सीरियस लें। मैं खुद पॉजिटिव यहाँ बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल 4 दिन सिम्टम्स मुझे आई हैं, तो मेरा कोरोना पॉजिटिव आया है, बिल्कुल, तो मैंने वो सिम्टम्स फील किए हैं, बिल्कुल, वो बड़ा पेनफुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको ये हम कौम इस लेवल से पहुंच गए हैं कि हम और उस कौम का बड़ा करने वालों, उसको प्रोफेशनल्स को हम सीरियस नहीं लेते। डॉक्टर साहब आपका डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिएगा, बड़ी मेहरबानी है कि आपने आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप क्वारंटाइन भी हुए हैं, पॉजिटिव भी है, आपने वक्त दिया है और आप हमारे लिए बात कर रहे हैं। आपको ऐसे प्रेसिडेंट हमने दिखाना था कि ये सूरत हाल भी बनी हुई है कि जो खुद डॉक्टर्स हैं वो भी इसका मर्ज का शिकार हुए। अली रजा अलवी साहब, यानी कि मैं ये सोच रहा था कि जब ईसीसी का इजलास ख़त्म होगा ना, तो उसके बाद मुझे बड़ा ख़तरा था कि मार्केटें जो है ना जी, वो 2 बजे ये दोपहर को बंद करवा देंगे और उसके बाद ये 4 दिन का सिर्फ कारोबार थोड़ा सा खुलवा देंगे और उसके बाद फिर ये बहुत सख्त लॉकडाउन करने वाले हैं। और अब सीरियस मैटर हो गया है क्योंकि अब मामला हाथ से बाहर निकल गया है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अली भाई, 5 दिन आप कारोबार करेंगे, पहले 5 बजे तक करते थे, अब 7 बजे तक करेंगे, 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे, रेलवे की लाइनें भी चलती रहेंगी, ट्रेन्स भी चलती रहेंगी, फ्लाइट्स भी चलती रहेंगी। ये हिकमत अमली को समझ आ रही है आपको? इससे जो कोरोना है वो कंट्रोल हो जाएगा? मुझे लगता है वजीर आजम के मुशीरों में कोई कोरोना बैठा हुआ है जी, और उसने वजीर आजम को कान में बताया है कि भाईजान बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ न जाइएगा, 5 दिन मैं घर में बैठ के रेस्ट करूंगा, लोगों को कहें मजे करें, बाहर घूमें फिरें, मार्केटों में जाएं, काम शाम करें। और जो इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखी खोली है, मैं आज एक सफर से आया हूँ और मैंने देखा है जनाब के लोग एक दूसरे की गोदों में बैठ के सफर कर रहे हैं, छतों पे बैठ के सफर कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना कि हम बड़े सोशल डिस्टेंसेस और ये वो चक्कर। और आपके तो हाँ लाहौर में तो ट्रैफिक का होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। तो और इसी तरह सबसे पहले ये गवर्नमेंट की तरफ से मुझे समझ ही नहीं आती इस बात की। आपको याद है आपके पिछले शो में भी जैसे भी डॉक्टर साहब भी ये कर रहे हैं, मुजाहिर अजियत से जो 2-4 है, जिस बंदे में जो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है उसको अंदाजा होता है, उसकी बात में कर्ब होता है। और मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, तो अभी इन्होंने सीरियस लिए नहीं। पिछले प्रोग्राम में भी हमने आपसे यही बात की थी जब अभी स्टार्ट हो रहा था कि इनको फुल लॉकडाउन कर देना चाहिए, फुल लॉकडाउन कर देना चाहिए। और फुल लॉकडाउन कर देते तो आज इतनी वर्स्ट सिचुएशन न होती। और अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक ईद ये सारे लोग अपने घरों में बैठ के कर लेते, ये शोर शराबा न करते, ये बाहर न निकलते, और ये जो इतना मार्केटों में जो इतनी शॉपिंग वगैरह और ये जो चक्कर चलते रहे ये ना होते, तो कौन सी कयामत आ जानी थी। और एक अच्छे अंदाज में इसका मतलब अच्छा, ये एक नया पॉइंट है अली भाई, ये एक नया पॉइंट है कि यानी कि इस सारे फैक्टर में हुकूमत का कसूर हम कितना काउंट करें, जो वो स्ट्रेटजी बना रही है। और वो तो ये भी देख रही है कि चले मार्केटें खुल जाएं, कारोबार भी चल जाएं, लोग भी कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ चीजें खरीद लें। इसमें आम आवाम का कितना कसूर है सर?
भाईजान आम आवाम जो है ना, एक अरबी का एक ज़रबुल मिसल है जिसका उर्दू तर्जमा ये है कि आवाम जाहिल होती है, और आवाम की जहालत जो है वो तो यहाँ हमारे यहाँ तो बड़ी मुसल्लमा है। अवाम का कसूर बिल्कुल है, अवाम बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे, और अवाम जो है बहुत सारे लोग, मुझे खुद जो मिलते हैं, अब जाहिर है जब हमने भी काम जो इन्होंने ड्यूटी शुरू करवा दी है तो हमने भी काम पे जाना होता है, लोगों से मिलना मिलाना। पूरा रमजान तो क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन में हमने गुजार रही, अल्लाह का शुक्र है कोई सिम्टम नहीं थे फिर भी लॉकडाउन की वजह से। तो जब अब लोगों को मिलते मिलाते हैं, लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी ज्यादा है, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, और बाकी लोगों को असल बात ये है, डॉक्टर साहब का ये कहना ठीक है कि लोगों को एतमाद करना चाहिए, लेकिन लोग कैसे एतमाद करें? लोग जब एक पॉलिसी साज ही खुद संजीदा नजर नहीं आते, पॉलिसी साजों की तरफ से अगर कोई कर्ब का, कोई वाकई दुख का, उनके अमली कागजी कार्रवाई में नहीं। आज वो मैं उसका देख रहा था, वसीम अकरम की बेगम का ट्वीट, उन्होंने कहा कि भाई हमें आदादो शुमार ना बताइए, हमें असल सूरत हाल जो है उससे आगाह किया, लेकिन उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने एक वेलफेयर के, एक दर्द दिल की बुनियाद पे बात की कि पाकिस्तान तकलीफ से दो चार कितना है, एक्चुअल सिचुएशन बताइए। यहाँ फिगर्स पे काम चल रहा है। ये जो आपने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, मैं भी पढ़ रहा था इसको दिन को, 6-7 लाख बंदा अगर सिर्फ एक लाहौर शहर में है कोरोना पॉजिटिव, और फिर बाकी लाहौर शहर के मज़ाफात देखिए, साथ शेखुपुरा देख लीजिए, कसूर देख लीजिए, और सियालकोट देख लीजिए, फैसलाबाद, गुजरांवाला। अच्छा, ये इस्लामाबाद इतना सा शहर है, जी। तो इसके ऑन द रिकॉर्ड जो है वो 2,500 से ऊपर, 2,000 से ऊपर लोग जा चुके हैं जो पॉजिटिव हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि भाई, मैंने ये ट्वीट भी किया था कि जो पॉजिटिव हैं वो पता है, जिन्होंने टेस्ट करवा लिए उन्होंने तो करवा लिए, और जिन्होंने नहीं करवाए और वो चलते फिरते हैं, वो चलते फिरते एटम बम में, बिल्कुल, और वो पता नहीं कितने लोगों को मुतासर करते हैं। कम अज कम तो एक जो कम अज कम की थ्योरी तो वो ये है ना जी कि एक हजूम में अगर 100 बंदे के हजूम में एक कोरोना पॉजिटिव चला गया है तो एटलीस्ट वो 5 से 10 बंदों को कम अज कम इन्फेक्ट करेगा। इनफैक्ट ठीक है जी, 5 बंदों को भी अगर कर ले तो ये इसकी फिगर कर लें। और यहाँ सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। और आपके असल वो उसकी तरफ जाता हूँ, वज़ीर आज़म साहब के आज मैं भी खुद मुंतज़िर था, उस वक्त मैं अपने स्टूडियो में बैठ कर अपने शो की तैयारी कर रहा था जी। और मैं इसमें इंतजार में था, मेरा स्टाफ देख रहा था बार बार कि वज़ीर आज़म साहब क्या इरशाद फरमाने जा रहे हैं जी। और हैरत की इंतहा नहीं रही कि जब वज़ीर आज़म साहब ने यही इरशाद फरमा दिया कि हमें ये मसाइल है। अच्छा, वज़ीर आज़म को ये मुझे पहले यहाँ जो आम आदमी है वो कौन से मजे से जिंदगी गुजार रहा है और अभी वो मर जाएगा। यहाँ एक मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ कि यहाँ अवाम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वज़ीर आज़म भी इसका हवाला देते हैं, खैरात करने वाले लोग हैं, मदद करने वाले लोग हैं, लोग को गरीब, बहुत जो ज्यादा गरीब है उनको संभाल लेते हैं। भाई हमारे जैसा सफेद पोश आदमी मर रहा है, जो दरमियाने तबके का मर रहा है, सेठ ताजिर कोई नहीं मर रहा। जिस सेठ की दुकानें 4 दिन बंद रही है ना, उसने दुकान खोलने के बाद जो 100 रुपए की चीज थी 500 रुपए की बेची है। और जो उसके स्टॉक की जिस चीज को कोई पूछता नहीं था, उसने भी कहा मेरी बहन ये सूट ले जाओ, ये मास्क और सैनिटाइजर ऐसे बिके जो कभी जिंदगी में पूछे ही नहीं गए थे। अली बदर एक मिनट रुकिएगा, आतिफ भाई मुझे ये फरमाइएगा आपकी सजेशन क्या है। देखें, गवर्नमेंट जिस हद तक कर रही है वो तो कर रही है, वो अक्लमंदी या दानिशमंदी या गैर अक्लमंदी दिखा रही है, वो अपनी जगह पर है। करना क्या चाहिए अभी हमें? अच्छा मुर्जा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे हाथ में सिवाय कि हम कर्फ्यू वाला लॉकडाउन लगाएं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं। पहले लॉकडाउन का जो दौरानिया था वो छोटा हो गया था, शायद 1 या सवा महीने, अभी शायद हमें 2 माह के लिए जाना पड़े। गवर्नमेंट कंफ्यूज है, गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही कि हम कभी वो स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से एक बीच में एक छोटी सी एक वो अजीब सी वो पॉलिसी बनाते हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि जो गुजरा है या जो एडवाइजर्स हैं पीएम साहब के, वो पीएम साहब को सही एडवाइस ही नहीं दे रहे, या वही एडवाइस देना चाहते हैं जो कि पीएम साहब सुनना चाह रहे हैं। सही बात। वो उनके विश के अलावा कोई बात ही नहीं करते। या तो हमारे पास कर्फ्यू वाला लॉकडाउन की जरूरत है फौरी तौर पर, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, और वो भी कम अज कम 2 हफ्ते जितना इनक्यूबेशन पीरियड होता है, कम अज कम 2 हफ्ते, मिनिमम 2 वीक्स।
तो अभी जो ईद के जो हम लोगों ने ईद की शॉपिंग की है उसके रिजल्ट भी आने हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल वो है जो पहले के रिजल्ट्स हैं। जी जो ईद की शॉपिंग है 2 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का, उसके रिजल्ट तो भी आने हैं। और इंक्यूबेशन के बाद फिर जो सिम्टम्स आनी है। आई गॉट यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप अपना प्रोग्राम भी करके आए। आप दोनों का, डॉक्टर साहब आपका बहुत खतरनाक सूरत हाल है। मैं पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पहले दिन से स्टैट्स की बुनियाद पर चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। और जब से मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है उसके बाद तो ख़ास तौर पर जो लाहौरी वासी हैं, खुदा का वास्ता ये हाथ जुड़े हैं, कंट्रोल करें खुद को। मार्केट्स में अपना आप खुद बचाना है। हुकूमत कितना कुछ कर ले, कुछ हद तक इमरान खान साहब की बात भी ठीक ही लगती है कि अगर मैं अब जो मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब होगा कर्फ्यू, टोटल लॉकडाउन, कम से कम 1 महीने के लिए आप अपने घरों के अंदर रहें और जहां पर सिम्टम्स आए उस बंदे को बाहर निकाला जाए और अस्पताल लेकर जाया जाए। ये सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये वुहान के अंदर हो चुका हुआ है, ये हुबे के अंदर हो चुका हुआ है, प्रोविंस के अंदर टोटल लॉकडाउन। ये सूरत हाल बन सकती है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, चंद दिन है हमारे पास, ज्यादा नहीं है। अपना आप को खुद संभालें, मास्क लाजमी पहने, लोगों से कम मिलें, अपना काम करें और घर चले जाएं, इंटरेक्शन फासला रख लें, हम बच सकते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर वायरल हुई है, उसके ऊपर एक मुनफरिद एनालिसिस निकालते हैं, क्योंकि जो ताने बाने जुड़ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी समझा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। चंद दिन पहले की बात है कि हमने एक तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक रेस्टोरेंट पे बैठे हैं और वो चाय का कप एक पी रहे हैं, उनके हाथ के पास है और कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं। इससे कोई तकरीबन 1 हफ्ता पहले मुझ तक एक ख़बर पहुँचती है और मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ कि ये ठीक नहीं हो सकती खबर ये पहुंचती है कि ये प्लानिंग की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक तजवीज़ दी गई है, चंद जो अहम अरकान हैं नून लीग के, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ खबर उड़ाई जाए, खबर फ्लोट की जाए, खबर मार्केट में जब आए तो उसके बाद फिर मरीम नवाज साहिबा को भी एक्टिव किया जाए। तो जब ताने माने हमने जोड़े तो हमने सोचा कि यार किसी तरह से भी कुछ नहीं जुड़ रहा है इसके साथ, तो लिहाजा ये खबर ठीक नहीं लगती है और किसी ने ब्रेक भी नहीं की। राना अजीम साहब ने 92 न्यूज़ के अंदर शायद गालिबन ये जुमे के दिन की बात है, एक स्टोरी इसके ऊपर छापी बाकायदा, और मैंने भी इसको पढ़ा और मैंने भी इसको इग्नोर कर दिया। कुछ दोस्तों से आपसे बात की तो कुछ इसका ताना बाना ना मिला। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर आ जाती है। जैसे तस्वीर आती है और एक पूरी एक मोमेंटम बनता है, एक नैरेटिव बिल्ड होता है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा की भी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, वो भी ट्वीट्स आना शुरू हो जाती है, उनका बयान आना शुरू हो जाता है। तो कुछ हद तक उस खबर को तकवीयत मिलती है कि शायद ये भी हो। फिर हम यौम तकबीर की एक तकरीब होती है और उसमें शहबाज शरीफ साहब खिताब करते हैं, तो ये पता चलता है कि ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मुमकिन है वो किसी मसरूफियात की वजह से ना आए हों, या शायद वो वहाँ मौजूद हों, हम ना देख सके हों, हम तक ना पहुँची हो बात। वहाँ से भी एक ताना जुड़ा। फिर ये खबर मिली कुछ दिन पहले कि डॉक्टर अदनान साहब जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब तो पता चला कि वापस आ चुके हैं। अच्छा, इस तस्वीर के आने से पहले जो खबरें थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आई, मरीम नवाज भी एक्टिव हुई। मुमकिन है ये किसी हिकमत अमली का शाखसाना भी हो, लिहाजा वो खबर जिस खबर से ये पता चल रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, लिहाजा खबर उड़ाई जाए। इस मामले के साथ भी जरा जोड़ा जा सकता है कि कल सुबह 10 बजे शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट में नैब से गिरफ्तारी के डर की वजह से प्री अरेस्ट बेल के लिए आ रहे हैं और सुबह वो पेश होंगे। अच्छा, ये जो बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है, ये वही बेंच है जिसने ख्वाजा साद रफीक साहब की जमानत खारिज की थी। तो इसको जरा जोड़े तो ज़ाहिर कल ही फैसला होगा। तो मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब को जमानत ना मिल सके, क्योंकि उन्होंने भी प्री अरेस्ट की बेल के लिए अपील किया था, नहीं मिली थी, शायद इनको भी ना मिल सके। यानी अगर शहबाज शरीफ साहब खुदा ना खास्ता गिरफ्तार हो जाते हैं, उधर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनकी तस्वीर एक दफ़ा मोमेंटम बढ़ाया गया, मरियम एक्टिव हुई हैं,
तो शायद पार्टी को एक बूस्ट मिले। ये टोटल कलेक्टिव एक नैरेटिव है कि जिससे मामलात आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो जाहिर है वो जेल में ही जाएंगे, ना जेल में गए तो उनके घर को सब जेल बना दिया जाए उनकी बीमारी को देख के, तो एक सिंपैथी उड़ेगी। उधर से शहबाज शरीफ साहब खुदा ना खास्ता अगर जेल में चले जाते हैं या वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो सिंपैथी बढ़ेगी। तो जो नून लीग है उसके अंदर एक बूस्ट बनेगा। सब मामला समझा रहे हैं कि कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर पार्टी को दोबारा एक्टिव करने के लिए, तो पार्टी को दोबारा बूस्ट करने का एक प्लान हो रहा है। ये सरासर एक तज्जिया है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन वहां लंदन में क्या हो रहा है और वहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उनके आने की प्लानिंग क्या हो रही है और वहां क्या खबरें फ्लोट कर रही हैं, वहीं चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौसर काज़मी साहब। कौसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, इस क्वारंटाइन के माहौल के अंदर भी आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। ये फरमाइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर क्या चल रहा है और ये जो एक एनालिसिस सब बन रहा है जो मुख्तलिफ हल्कों में फ्लोट कर रहा है, जो मैंने अपने नाज़े रखा है, इसके बारे में कोई खबर आपको ताना बाना जुड़ता नजर आ रहा है? मुर्तजा, जब से मियां नवाज शरीफ यहाँ पे आए इलाज के लिए, तो पहला दिन जब वहां पहुंचे, क्योंकि जो माहौल बना हुआ था, जो बातें हमें बताई गई थी कि एयर एम्बुलेंस से वो आए और काफी ज्यादा उनकी जो तबीयत थी वो नासाज थी, तो हम यही समझ रहे थे कि शायद यहाँ पे कुछ घर के बाहर इस तरह का माहौल हो कि उनको जो सामने वाला दरवाजा है पार्क लेन का, वहां से लेके शायद फैमिली अंदर चली जाए और वो किसी से बात ना कर सके। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ पहुंचते हैं पार्क लेन हसन नवाज की रिहाइश गाह के ऊपर, मैं बिल्कुल गाड़ी के दरवाजे के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था, हम वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो मियां नवाज शरीफ को हाथ आगे बढ़ाया हसन ने कि मैं उनको सहारा दे के अंदर लेके जा सकूं, तो मियां साहब ने हाथ से उनको रोक दिया कि मैं खुद उतरूंगा और मैं खुद चल के जाऊंगा। तो बड़ा अजीब मंजर था कि जिस तरीके से बताया गया कि उनकी तबीयत सख्त नासाज है और वो किसी किस्म का सहारा लेने के लिए भी कबूल नहीं, बल्कि मैंने ये सवाल कर दिया एक फैमिली का जो उनके जराए थे उनसे कि मियां साहब काफी बेहतर लगे हैं जब यहाँ पे पहुंचे हैं। तो उनका ये कहना था कि जो जहाज के अंदर से तस्वीर निकली थी मियां साहब की सबसे पहली, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई थी कि जो बंदा बीमार है और वो एयर एम्बुलेंस भी नहीं लग रही और वो हशाश बेशाश लग रहा है बंदा, तो उस हवाले से मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं जी वो तस्वीर मियां साहब ने जब वो शख्स ले रहा था तो उसको कहा कि जरा अच्छी सी तस्वीर लेना मेरी, मैं बीमार न लगूं। तो बीमारी के हवाले से मियां नवाज शरीफ के जो खानदान के जराए हैं वो कहते हैं जी उनके आसाब बहुत मजबूत हैं, जो बातें हम तक पहुंचती हैं। ठीक है। लंदन के 6 बड़े ट्रस्ट हैं, उनमें से 3 या 4 का विजिट किया मसलसल मियां नवाज शरीफ ने, जिनमें गाइज हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, कुछ और जो दीगर बड़े ट्रस्ट हैं NHS के अंडर काम करते हैं, उनमें मियां नवाज शरीफ ने विजिट किया। तो हार्ट स्ट्रीट क्लिनिक इस दफा सिर्फ 1 या 2 दफा वो गए, वो भी अपने डेंटिस्ट के साथ उनकी अपॉइंटमेंट। ये जो डॉक्टर अदनान वापस आए, ये जो उनके जाती मुआलिज वापस आए पाकिस्तान, ये क्या कहानी है? डॉक्टर अदनान खान के अलावा जब से मियां नवाज शरीफ यहाँ पार्क लेन हसन नवाज की रिहाइशगाह पर कयाम पजीर है मुर्तजा, उस वक्त से यानी 2 डॉक्टर 24/7 वहां पे ठहरते हैं। डॉक्टर अदनान खान के चले जाने के बाद भी एक हार्ट स्पेशलिस्ट अभी भी पार्क लेन पे मौजूद है जो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं मियां साहब को। जाना उनका, क्योंकि जो डॉक्टर अदनान है वो मियां नवाज शरीफ जहां भी होते हैं, चाहे वो सेहतमंद हो, चाहे उनकी सेहत के साथ कोई मसाइल हो, हाँ वो हमेशा उनके साथ ठहरते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है जिसकी अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई कि शायद कोई उनका फैमिली मैटर था डॉक्टर अदनान का, क्योंकि वो वहां पे जो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स है उसके CEO भी हैं, शायद उस हवाले से भी उनका ये जाना हो, लेकिन वो इमरजेंसी जो फ्लाइट्स हैं यहाँ से जो रवाना होती हैं उस पर वो गए हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक हंगामी दौरा था उनका। मियां नवाज शरीफ को एक जज्बाती वाबस्तगी भी है उनकी, एज एक पेशेंट से हट के भी मियां नवाज शरीफ के हवाले से जब भी हमने देखा, बल्कि जब मैंने ट्रेवल किया था यहाँ पे मियां नवाज शरीफ के साथ, जब वो गए थे और गिरफ्तार हुए थे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो मैंने डॉक्टर खान को आंसुओं के साथ रोते हुए देखा था। तो उससे अंदाजा हो सकता है कि उनकी एक बड़ी गहरी जज्बाती वाबस्तगी भी है इस खानदान के साथ। तो यूं उनका चले जाना यकीनन एक सवालिया निशान बन रहा है। वापसी के इशारे मिल रहे हैं, को वापसी के इशारे मिल रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के? मैं आपको बताऊं जी, हुसैन से मेरी एक दफा बात हुई थी, जब पहले भी आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ की जमानत मंसूख हुई थी, वहां पे जो एप्लीकेशन दी गई थी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी गई थी, उसको मानने से इनकार किया था अदालत आलिया ने। तो उस वक्त खानदानी जराए ने जब हमें ये बताया कि मियां नवाज शरीफ ने वापसी के लिए पर तोल नहीं है जी।
उन्होंने अब वापस निकल जाना है। तो मैंने फौरन हुसैन नवाज से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि बड़ी मुश्किल से जो खानदान के लोग हैं उन्होंने मियां साहब को काम डाउन किया कि आपकी तबीयत नासाज है, इन चीजों को दिल पे ना लें, बल्कि वो कहते नहीं वो जाने के लिए तैयार थे, सफर की तैयारियों तक का उन्होंने कह दिया था। तो अब जो मामलात हैं, फिर हुसैन ने ये कहा कि जब मियां साहब का यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा इलाज के हवाले से, जो कि कोरोना वायरस की वजह से 2 मिलियन से ज्यादा ऑपरेशन बरतानिया में मसरूफ हुए हैं मुर्तजा, इस कोरोना डिजीज की वजह से कई लोगों को यहाँ पे इग्नोर किया गया और 2 मिलियन से ज्यादा ऑपरेशन यहाँ पे मंसूब हुए। तो उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ शायद एक दिन भी ज्यादा न रुकें, जब उनका ये ऑपरेशन वाला मामला हो जाएगा वो बरतानिया में एक दिन भी नहीं ठहरे। अच्छा, अब ये तस्वीर वाला मैटर बताएं, ये तस्वीर किसने उतारी, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या कहानी है? आपको याद होगा पहले भी मुर्तजा एक तस्वीर हुई थी जिसमें सारा खानदान बैठा हुआ था होटल से बाहर, शीशे के बाहर। वो जो इसहाक डार सब थे, हसन थे, सलमान शहबाज थे, बल्कि इस खानदान के सारे, वो तकरीबन कोई 20 से ज्यादा अफराद थे शरीफ खानदान के उस रेस्टोरेंट के अंदर। उनके खवातीन और बच्चे भी थे वहां पर मौजूद थे जहां पे वो तस्वीर ली गई। तो आपको पता है फिर हम इस स्टोरी के पीछे होते हैं। मैं उसी जुस्तजू में उस रेस्टोरेंट पे पहुंचा, मैंने वो ट्वीट भी की फुटेज, वो जो वेट्रेस थी मेरी उससे भी बात हुई। तो मैं ये सिर्फ देखने गया कि मियां नवाज शरीफ सख्त बीमारी की हालत में, जबकि ये प्लेटलेट्स के मामले हैं, बताया जा रहा है कि दिमाग की 80% जो शरियाने हैं वो बंद हैं, तो वहां पे क्या खा गए? तो मुझे जो वेट्रेस ने बताया, उन्होंने कहा जी बाकी खानदान यहाँ पे हमेशा आता है, हमारे वो रेगुलर कस्टमर्स हैं, खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो मिस्टर शरीफ थे उन्होंने इस दफा कुछ नहीं खाया बल्कि 2 दफा चाय मंगवा कर पी। तो वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी, उस पर तनकीद। अब ये जो तस्वीर सामने आई है मुर्तजा, ये हसन नवाज का दफ्तर है जो मियां, आपने देखा हुआ ये सारा एरिया, पार्क लेन से लेके एजवे रोड से जहाँ पे ऑफिस है हसन नवाज का, वहां गली के अंदर एक छोटा सा कैफे है। अब यहाँ पे कैफेटेरिया सारे बंद हैं जी। यहाँ पे आप टेक वे ले सकते हैं 2 मीटर सोशल डिस्टेंस के साथ आप चाय लेकर। तो वहां पे ये गार्डन छोटा सा बना हुआ है शॉप के बाहर, एक टेबल लगा हुआ था जहाँ पे वो बैठे हुए नजर आते हैं। अच्छा, काफी हशाश बिशाश नजर आ रहे हैं मियां साहब, यानी कि टोपी और जो स्टाइल है उनका। तो ये तो खानदानी जराये में बता चुके हैं कि बीमारी को अभी तक उन्होंने अपने एहसास पे नहीं लिया। तो ये जो वापसी का आपने इंट्रो में कहा कि उनकी वापसी का हवाले, यानी ये अभी पता नहीं चला है कि ये तस्वीर किसने ली है और कैसे वायरल हुई है, अभी पता नहीं चला है। आपको पता है कि अब वो दौर नहीं है कि सेंट्रल लंदन के अंदर जिस तरह बहुत कम तादाद में पाकिस्तानी और एशियाई लोग होते थे, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा, बल्कि जैसे ही अभी लॉकडाउन में नरमी हुई तो लोगों ने सेंट्रल लंदन का रुख किया, लोग आते हैं फैमिलीज के साथ हाइड पार्क में बैठते हैं और वही रास्ता है जहां से लोग होके आते हैं। यकीनी तौर पर किसी पाकिस्तानी फर्द ने गुजरते हुए देखा होगा कि मुल्क का 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और उसी जोश में उसने तस्वीर बना ली होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, वेरी मच सर, ब्लेस यू। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जरा अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिका में तो हंगामा खेज सूरत हाल बनी हुई है, यानी यूं कहिए कि अमेरिका इस वक्त तबाह कुन सूरत हाल में जकड़ रहा है, तबाह कुन तबाही और बहरान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेक लेते हैं और अमेरिका चलेंगे और वहां की सूरत हाल जानेंगे, एग्जैक्ट वहां हो क्यों रहा है, क्यों वहां पर कर्फ्यू जैसी सूरत हालें बन रही है, स्टेट्स के अंदर कर्फ्यू बन रहे हैं और हंगामे दर हंगामे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हुआ क्या है। एक ब्रेक के बाद इशारे मिल रहे हैं और रिपोर्टिंग हो रही है कि अमेरिका तबाहकुन बहरान की जकड़ में आ रहा है। अमेरिका में स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे इस वक्त फैले हुए हैं और पुलिस पर हमले भी जारी हैं। न्यूयॉर्क का जो दिल है मैनहट्टन समेत कई इलाके मैदान जंग बने हुए हैं, कारोबारी मराकज़ में तोड़ फोड़ हुई है, लूटमार का सिलसिला जारी है। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए खबरें मौसूल हो रही हैं कि 11 स्टेट्स में फौज को तलब कर लिया गया है, जबकि 16 स्टेट्स के अंदर कुछ 25 सिटीज़ हैं वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसकी तवालत हो रही है वाक़यात में, रियासत हुकूमतों को जो है एक नया इम्तिहान डाल दिया है और कोरोना के सिर्फ यही नहीं बल्कि कोरोना की वजह से भी एक बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। 1 लाख से ज़्यादा अफराद वहाँ पर डेथ हो चुकी है, उनकी अमवात हो चुकी है, कई इलाके मैदान जंग बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर आए रोज़ नई से नई हमें फुटेजेस देखने को मिलती है, कई जगह नजर आतिश कर दी गई हैं, ब्रॉक्स है, क्वींस है, लॉन्ग आइलैंड है,
स्टेटन आइलैंड है, यहाँ पर मुजाहरे हुए हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर तरह तरह की हमें फुटेजेस मौसूल होती हैं, गोलियाँ चलती हैं, रबर की गोलियाँ चल रही हैं, गाड़ियों को नजर आतिश किया जा रहा है। लॉस एंजलिस में, मियामी में, अटलांटा में, शिकागो में, सेंट पॉल में, क्लूलैंड में, कोलंबस में, पोर्टलैंड में, फिलाडेल्फिया में, पिट्सबर्ग में, कोलंबिया, नैशविले, सॉल्ट लेक सिटी, शिकागो, न्यूयॉर्क, यहाँ पर मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब वहाँ सूरत हाल क्या है, अभी क्या बन रहा है और इसको हम कितनी ख़तरनाक या तशवीशनाक सूरत हाल करार दे सकते हैं, इसके लिए बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैज़ रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमें टाइम देते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। सर ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल बनी हुई है, जो पिक्चर हमें यहाँ पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है, तो बड़ी हौलनाक है। एक तरफ कोरोना लगातार बार बार अटैक कर रहा है, इतनी ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, दूसरी तरफ कर्फ्यू वाली सूरत हाल बन रही है, फिर हंगामे फूट पड़े हैं। ये क्या सूरत हाल समझा रही है सर, और किस नहज की तरफ या किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है ये मामला? थैंक यू मुर्तजा, आपने बहुत सही नक्शा खींचा है। इस वक्त वाकई सूरत हाल बहुत गंभीर है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को मल्टीपल फ्रंट्स पे इंतहाई सीरियस चैलेंजेस का, ऐसे चैलेंजेस जो कि गालिबन इस मुल्क ने इससे पहले कभी नहीं देखे। हालांकि ये बने के बाद से सिविल वॉर जैसे मराहिल से मुल्क गुजरा है, और ये रेशियल या जो नस्ली फसादात हैं इस मुल्क के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बेपनाह फसादात हो चुके हैं, कई लोग इससे पहले भी मारे जा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा मामला बहुत मुख्तलिफ है। एक तो ये कि जिस तरह से जो वाइड स्प्रेड ये फसादात हैं या जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, रॉयट्स हैं, फसादात तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं हो रहा कि बाकायदा कोई गोरे और काले आपस में लड़ रहे हों। ये बेसिकली लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और मुजाहिरीन जिसमें काले, गोरे और दूसरी तमाम रंग और नस्ल के लोग शामिल हैं, सिर्फ काले ही शामिल नहीं हैं। तो ये जो मुजाहरे हैं या जो राइट्स हैं, और जिसमें अब लूटिंग का एक अंसर भी शामिल हो गया है कि स्टोर्स लूटे जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, तो ये बहुत कम ऐसा देखने में आया कि एक साथ इतने शहरों में बैक वक्त इस किस्म के मामलात लोगों के सामने आए। और जैसे कि आपने खुद कहा कि फिर कोरोना के मसाइल हैं, 1 लाख से ज़्यादा, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें इस वायरस से अमेरिका में हुई हैं। फिर इसके नतीजे में जो इकॉनमी पे जो बुरा असर पड़ा हुआ है, इस वक्त आपकी जो यहाँ पर जो मईशत है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। लोगों के कारोबार बंद हैं, छोटे बड़े तमाम कारोबार बंद हैं, लोग घरों में मुक़य्यद हैं। और इस वक्त ये इस रेस्टोरेंट्स का बहुत बुरा हाल है, छोटे मोटे बिजनेस और जो बेचारे टैक्सी ड्राइवर उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। तो नतीजतन आप एक जो उभरती हुई जो एक तस्वीर सामने आ रही है वो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक है। ऑन टॉप ऑफ इट ये एक इलेक्शन का साल है, यानी इसमें दोनों पार्टीज इस बारे में बहुत ज्यादा उनकी कोशिश ये है कि जाहिर है रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि ये रिलेक्ट हो सदर ट्रम्प, और इन्होंने जो चैलेंज जो पेश किया है, बाइडन एक अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन आम तौर पर इनके बारे में ये ख्याल है कि थोड़ा सा वो उनमें वो कुव्वत या वो अभी यानी कहना चाहिए फैशन नजर नहीं आ रहा जो कि एक ट्रम्प जैसे कैंडिडेट को हराने के लिए जरूरी है। अब देखना यह है कि आइंदा चंद महीनों में इसके ओवरऑल क्या असरात मुरतब होते हैं। लेकिन मेरा एक अपना ख्याल ये है कि अमेरिका एक बहुत ही रिजिलियंट मुल्क है। यहाँ अक्सर ऐसे मामला आते हैं जिससे ये निकल जाता है, तो इसमें लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अमेरिका को। बहुत बड़ा मसला है, इससे निकलेंगे, हालात इसके बाद बेहतर होंगे, इसलिए कि कालों को थोड़ा सा और रिलीफ मिलेगा। एक नया एक मामले में आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुरतब किया जा सकता है, पुलिस थोड़ा सा पीछे हटेगी और उनको ये समझ में आएगा कि ये जो हरकत वो खुसूसन जो अक़लियतों के साथ रवा रखते हैं उसकी अब मजीद गुंजाइश नहीं है। अच्छा फैज़ साहब, ये बड़ा पॉइंट आपने रेज किया इलेक्शंस वाला, अब शायद मेरे जहन में नहीं था क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन ईयर है तो बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब जो चीज़ नज़र आ रही है वो दरअसल रेसिज्म का एक वेव नज़र आई जिसकी वजह से ये मुजाहरे हुए। अच्छा, आपको मार्टिन लूथर किंग फैक्टर याद होगा कि उस वक्त जब वो आए तो भी एक वेव थी, फिर बराक ओबामा जब आए तो वी नीड चेंज के नाम से जो स्लोगन था
एक इम्पैक्ट आया। अब चूंकि ईयर करीब है, वक्त करीब है, नवंबर में शायद इलेक्शन होने हैं, तो क्या ये जो मुजाहरे हुए हैं या जो रेसिज्म का एक एलिमेंट आया है और उसमें जो नेग्रोज हैं या ब्लैक हैं वो एक्टिव हुए हैं, क्या ये टिल्ट बदल सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का टोटल टिल्ट और जो स्विंग स्टेट्स के जो इंडल्ज होते हैं वो शायद वाइटिश की वजह से ज्यादा आए, वाइटिश नैरेटिव की वजह से ज्यादा टिल्ट हुए थे ट्रंप की तरफ से। तो क्या इसका इम्पैक्ट बनेगा आने वाले दिनों में? मुर्तजा, देखिए ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेस किया और मुझे याद है कि हम लोगों ने इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था इस मौजू पर, इलेक्शंस पर। और आपका एक सवाल था कि क्या इलेक्शंस पर इस हद तक असर हो सकता है कि इलेक्शंस मुलतवी भी हो जाएं इस मुल्क में। तो वो ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। और लेकिन इत्तलान ये अर्ज है कि जो सदर ट्रंप जीते थे 2016 में, तो वो जो एक स्विंग स्टेट्स जहाँ कहा जाता है, जहाँ पर फैसला कुन मार्का हुआ था दोनों कैंडिडेट्स में, हिलरी क्लिंटन और ट्रंप में, तो वो उनमें जो फर्क था वोटों का वो अबाउट 70,000 वोट्स थे, जिसकी बुनियाद पर वो ट्रंप उन स्टेट्स को जीते और फिर ओवरऑल उनकी एक विक्ट्री अमल में आई। हालांकि अगर आप देखें तो बहैसियत मजमूई पॉपुलर वोट्स हिलरी क्लिंटन ने ज्यादा लिए थे, लेकिन ये जो बैकफील्ड स्टेट जिन्हें कहा जाता है उसमें चूंकि सदर ट्रंप 70,000 के करीब वोटों से ज्यादा वोटों से जीत गए थे, इसलिए वो सदर बन गए। अब देखना ये है, और उसकी वजह ये थी कि बहुत से जो सियाफाम वोटर्स थे या बहुत से जो और एथनिक बैकग्राउंड्स के जो वोटर्स थे वो बाहर नहीं आए थे इन स्टेट्स में। तो गालिबन ऐसे होंगे कि जिससे कि अब ये वोटर, खुसूसन जो ब्लैक वोटर है, वो मोटिवेट होगा और बाहर निकले। हाँ, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हालात हो रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि आई गॉट यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आई गॉट योर पॉइंट सर। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट हो गया। इसके ऊपर एक मैं चाहता हूँ कि किसी दिन मैं आपके साथ एक डिटेल प्रोग्राम भी इस बारे में करूँ कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह ने के बाद।